यूपी पीसीएस पीवाईक्यू पार्ट 5 है। ठीक है, हम लोग लोकसभा तक कर चुके थे, राज्यसभा से स्टार्ट करना है। ठीक, हम लोग का वही अप्रोच रहेगा जैसे हम लोग सारे पीवाईक्यू को देखे हैं। एप्टीट्यूड डेवलप करना, जिसमें रिसर्च पॉइंट है उसको देखना, रिवीजन करना, प्लस नॉलेज को एक्सपेंड करना, और ये भी ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक है तो न्यूज़ में, तो उससे कैसे सवाल बन सकता है। क्वेश्चन बनाने का भी एप्टीट्यूड हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जिस टॉपिक में रहेगा, ठीक, चांस उसको ऐसे ऐसे देखते देखते आगे बढ़ते कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए क्या करते हैं डायरेक्ट। ठीक, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। कैसे इलेक्ट होते हैं? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ही मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट है, उसी में आंसर है कि नहीं है ध्यान देना। ठीक, लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो होगा नहीं, नहीं, ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से काउंसिल ऑफ द स्टेट के मेंबर होते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या बोलता है? सी बोलता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा आर द इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 80 क्या बोलता है? आर्टिकल 80 क्या बोलता है? 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, एंड आर्टिकल 80 क्लॉज 5 बोलता है एंड इररिलेवेंट क्लॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन हैव द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 80 क्लॉज 5। ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी मैच करने के लिए दे देता है तो उससे हम लोग एलिमिनेट कर सकेंगे और आंसर पे पहुंच सकेंगे। चलो बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर द करेक्ट अबाउट राज्यसभा? ठीक है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाँ ठीक, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा के मेंबर का 6 ईयर का जो पीरियड रहता है वो खत्म होता है। ठीक है, उनको हटाया जाता है। ये एकदम सही लिखा है। इट हैज अ 5 ईयर टर्म्स ईयर्स। ठीक है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक, लिखते हैं टर्म्स है 5 ईयर्स नहीं, 5 ईयर्स टर्म्स किसका है? राज्यसभा के नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म्स है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये दोनों देखो डिसॉल्व नहीं होता है तो 5 ईयर्स का टर्म्स, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट हैज टर्म्स ऑफ 5 ईयर, तो ये गलत हो जाएगा। 5 ईयर टर्म्स में मेंबर्स का है, राज्यसभा का नहीं, मेंबर्स का। ठीक, ये 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया इफ शैल बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ। नहीं, ये एज क्या है? 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये गलत, चौथा गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया, तो 1 एंड 3 आंसर। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, द टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स का टर्म्स कितना होता है? 6 ईयर्स। सॉरी, आगे में 5 ईयर्स बोल दिया था, 6 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, 6 ईयर्स का टर्म्स मेंबर्स का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नॉट अ राज्यसभा। ठीक, नियरली 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर, 1/3 जो मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, मिनिमम एज क्या होती है राज्यसभा की जाने के लिए? 30 साल। 30 साल याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? ठीक, काउंसिल ऑफ द स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ठीक, दोनों सही, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए भी यही रूल है। इसीलिए जब भी राज्यसभा पढ़ो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पढ़ लो, लोकसभा पढ़ो तो स्टेट असेंबली भी पढ़ लो, तो इससे आप लोग का रिवीजन ईजिली हो जाएगा और ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर है, इससे हम लोग को रिमेंबर करने में आसानी मिलेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट? राज्यसभा अबाउट करेक्ट पूछा है, ध्यान देना है। राज्यसभा का करेक्ट पूछा है, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो नॉट देख के अपने जज्बातों को कंट्रोल करना है, तभी आंसर देना है, ये आपको याद रखना है। नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन करेक्ट है। ठीक, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर ही जो होते हैं वो, उनको उनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्यों ये तीनों गलत है ये देखना है। मेंबर्स आर चूज बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। इट इज रिक्वायर्ड टू चूज सून मे बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बी चेयरमैन, ये भी गलत है। ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव नो राइट टू स्पीक इन राज्यसभा, कहा नहीं भाई, स्पीक कर सकता है। ठीक, केवल वोट नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, इट इज नॉट अ डिसॉल्व, इट इज अ मेंबर्स हैव 6 ईयर्स ऑफ टर्म। ठीक है, अभी ऊपर पढ़े, 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर every 2 years. It is a members of the elected members कैसे elect होते हैं? Indirectly. कैसे? Indirectly. By the elected members of the state and legislative assemblies. Also, vice president is ex officio chairman of Rajya Sabha and attorney general of has right to speak and in the both house of PMT. ठीक है, स्पीक कर सकता है, बस वोट नहीं कर सकता, ये याद रखना। चलो, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाई, कैन बी नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होता। मेंबर में नॉमिनेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, टोटल कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? 12 मेंबर। के ऊपर पढ़े हैं कि नहीं? देखो, इसीलिए कहते हैं 12 मेंबर, 12 मेंबर। पढ़ो ध्यान से पीवाईक्यू को, एकदम घोट के पी जाओ, क्योंकि इसी से क्वेश्चन लड़ेंगे भविष्य में। और एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करो आराम से, पीवाईक्यू को बार 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 देखो। ठीक है, 12 मेंबर। चलो आगे बढ़ते। 80 क्लॉज 1A, 80 क्लॉज 3,
12 पर्सन इज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, वो कहते हैं लेस। लेस से याद कर लो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, ऐसे याद कर लो। ये मिनोमिक्स है, याद करने का भी तरीका कुछ कुछ देखते चलेंगे जिससे हमारी डिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। द मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड टू बी कैंडिडेट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मिनिमम एज क्या है? 30 साल। 25 साल क्या है? एलएस, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है, वही 25 साल। 35 साल क्या है? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मिनिमम एज। ठीक, ऐसे हम लोग को याद करना है, रिसर्च करना है, देखना है। पंचायत के लिए कितना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पंचायत के लिए एलिजिबिलिटी का एज क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस। द लोअर हाउस इज कॉल्ड, लोअर हाउस को लोकसभा, एंड अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा। मिनिमम एज 23 साल। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पहले ध्यान देना है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट के मैटर पे के रेफरेंस में पूछा है। द राज्यसभा हैज डिक्लेयर्ड इट दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल स्टेट। ठीक, इसमें क्या गलत लिखा है? नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा भी डिक्लेयर कर सकता है। रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये भी मेजॉरिटी भी सही लिखा है, इतनी मेजॉरिटी रहती है, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सही क्यों नहीं? निगेट करो इसको, ऐसा नहीं बोल रहा है कि किसी पार्ट पे भी और होल पार्ट ऑफ द कंट्री पे एप्लीकेबल हो सकता है, ये भी सही। Only Rajya Sabha can make laws with respect to matters in the state list and the national internal। लोकसभा भी कर सकता है प्लस राज्यसभा भी कर सकता है। देखो ध्यान देना है, जैसे कि ओनली से स्टार्ट किया, जब भी गलत बनाना रहेगा उसको तो वो एक्सट्रीम वर्ड से स्टार्ट कर देगा। और वो भी देखो, आपका पेशेंस चेक करने के लिए ऑप्शन कितने पे लिखा है? 4th नंबर पे, क्योंकि आप लोग यहाँ तक पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओ। ये भी एप्टीट्यूड डेवलप करना है। जैसे कभी कभी पहले से नहीं देखो तो चौथे से देखो, ठीक, उससे हम लोग को आंसर मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास नॉलेज रहेगा तो तुरंत आप पकड़ लोगे कि चौथा गलत है, तो इससे आंसर जल्दी मिल जाएगा और आसानी, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम कभी कभी पहले से ना देखने के बजाय चौथे से चेक करना शुरू करना, जब नॉट करेक्ट और करेक्ट पूछता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, थोड़ा एडवाइस है, मतलब एडवाइस का मतलब ये क्वेश्चन को थोड़ा समय बचाने की तरीका है। ठीक, और ओनली से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम वर्ड से जब भी स्टार्ट करेगा तो प्रोबेबली गलत ही लिखेगा। ठीक, और देखो ओनली लगा के कैन लगाया, ये ध्यान देखना। और स्टेटमेंट के सोल को चेक करना है, जो स्टेटमेंट का आत्मा है वो जनरल है कि नहीं है, वो एक्सट्रीम है कि नहीं है। कभी कभी ओनली और कैन लगा के जनरल भी हो सकता है। ठीक, ये ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं कुछ। आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ द राज्यसभा passes a resolution by majority not less than 2/3 and present and voting, it is necessary the national interest parliament to make law on the matter of state list, and the parliament can make laws on its subject। ठीक है, such law made by the whole part or any part। ठीक, ये भी सही। 249 आर्टिकल में सब मेंशन्ड है। a law in the national interest on the subject in the state list made by the parliament after the Rajya Sabha passes a resolution and not by the Rajya Sabha alone। ठीक, which articles of the Indian Constitution empowers the parliament to legislate on the subject list of the state list? पार्लियामेंट को कौन सा पावर देता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, चलो आराम से पढ़ना है। Recommendation of Rajya Sabha after the money bill is passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from the recipient recommendation, get them incorporated in the bill। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि राज्यसभा का जो भी बात हो वो लोकसभा अपने जो बिल है उसमें इनकॉर्पोरेट ही करे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये गलत। ठीक, ये गलत मिला तो इसमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, केवल आपको ऑप्शन मारना। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक, इट्स करेक्ट ऑप्शन। मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, मनी बिल का आर्टिकल आप लोग बताइए। आर्टिकल 109, मनी बिल कैन बी introduced only in the Lok Sabha। ठीक है, after the money bill passed, the Lok Sabha transmitted to Rajya Sabha for the recommendation, and Rajya Sabha returned it to Lok Sabha with its recommendation within 14 days। However, the Lok Sabha is free to accept or reject any recommendation of the Rajya Sabha। वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, रिजेक्ट कर भी कर सकता है, लेकिन उसके ये नहीं है कि वो जब मतलब कि हमेशा केवल जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट ही करे। ठीक, if the Rajya Sabha does not return money bill to Lok Sabha within 14 days, ये तब क्या माना जाएगा? deemed to be passed, deemed to have passed by the both houses in the form it is passed by the Lok Sabha। Therefore, the Rajya Sabha has no power to amend and reject money bill। ये आपको याद। Which one of the bill is can not first introduced in the Rajya Sabha? कौन सा बिल है? मनी बिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2004 का देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, which of the following is exclusive power of the Lok Sabha in the comparison to the Rajya Sabha? ठीक है, ध्यान देते हैं, देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल देखो क्या लिखा है, देखो ना, यहाँ खेलना चाहा है, यहाँ लोकसभा भी लिख सकता था, देखो हाउस ऑफ द पीपल लिखा। एग्जामिनर चालाकी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना। ठीक, ओनली इन द हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। सही जवाब, सही जवाब तो ये कट गया।
ठीक है। रिगार्डिंग द रिजेक्शन और द अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, ठीक है, ये भी ट्रू है, रिजेक्शन और अमेंडमेंट करता है केवल लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव। इट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ट्रू, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो भी हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ द ऑल वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ये किसके पास पावर है, ये है राज्यसभा के पास, ठीक है, ये पावर राज्यसभा के पास है, तो ये गलत है, ये कर गया बी आंसर आप, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये हम लोग नॉलेज से भी पढ़े हैं। तो गलत भी लिखा 4 स्टेटमेंट में, तो चौथा नंबर गलत लिखा, चौथा नंबर गलत लिखा, यहाँ क्या लिखा, डी नंबर गलत, ये ध्यान देना, हर बार तो नहीं लिखता, लेकिन आपका पेशेंस चेक करने के लिए बड़ा बड़ा स्टेटमेंट फेंकेगा, तो ये याद रखना है फोर्थ में ही गलत लिखेगा, ये मतलब फोर्थ से ही कभी कभी चेक करना है, ठीक है, ध्यान देना। दो एक ही पेज पे दिखा कि नहीं दिखा, एग्जामिनर ऐसे ही खेले। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ। आर्टिकल 312 में है, राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर टू क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऐसे ऐसे देखते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर 109 में कैसा, मनी बिल। 75 क्लास 3 में कौन सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ द स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन द रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सक्लूसिव पावर इन द रिलेशन किसमें है, पढ़ते हैं। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये दोनों है। टू रिकमेंड द ऑल इंडिया सर्विस, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 312, ठीक है, पेशेंस चेक करता है, ये दोनों एलएस और आरएस दोनों, ठीक। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पार्लियामेंट नहीं भाई क्रिएट सच लॉ सर्विसेज बाय लॉ, ठीक, कोई जरूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है, ऑल इंडिया सर्विसेज के हिसाब से देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ट्रू, अभी ऊपर पढ़े कि नहीं पढ़े, राज्यसभा ही के पास पावर है। द रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मस्ट बी पास बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये मेजॉरिटी को गलत लिखा, ये ध्यान देना भी। देखो पहले मैं बोला था कि क्या लिखता है, मेजॉरिटी चेंज करता है, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्लेमर दिया था ना, यहाँ मेजॉरिटी बदल दिया है, ठीक। अब देखो ऑप्शन भी इंटरचेंज किया है, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे, क्या है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, ऐसे याद रखना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ। पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द न्यू क्रिएशन ऑफ वन और मोर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत, डी आंसर सही। लेकिन ऑप्शन भरते समय ध्यान देना है, इस समय भी वन यहाँ रहता है, ठीक ना, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। विच comes under the exclusive power of the council of state, exclusive power of the council of state ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन में एक्सक्लूसिव पावर है, ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ओल्ड है, कोई जरूरत नहीं है, इसका हम लोग टेबल बना के देख लेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कितना है, सीट्स कितनी है, ठीक है, ठीक। जैसे कि देख लेते हैं, तो प्रेजेंट बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश हैज 11 सीट, राज्यसभा के पास तेलंगाना के पास 7 है, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19, गुजरात 11, राजस्थान 10, ऐसे हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक। इसका हम लोग टेबल बना के डायरेक्ट हिट सीरीज में देखेंगे, 1 पेज नोट्स रहेगा, उसको हम आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक। ये भी वही है ओल्ड सवाल, यही देखते हैं। आंध्रा में 11, अर्लियर 18 थे, मध्य प्रदेश 11, तमिलनाडु 18, बिहार 16, गुजरात 11, महाराष्ट्र 19, उत्तर प्रदेश 31, वेस्ट बंगाल 16, कर्नाटका 12, ये सब याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई मतलब आपका तुक्का एप्टीट्यूड नहीं लगेगा, सीधा सीधा याद करने वाला चीज़ है, उसको याद करना है, ये जीवन का नियम है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तराखंड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स अलॉटेड टू उत्तर प्रदेश नाउ कम टू 31, ठीक है, पहले 34 था, फिर 31 हो गया जब यूके निकल गया, ठीक है, 31 आपको यूपी का याद कर लो अभी के लिए, जब वन डायरेक्ट सीरीज देखेंगे तो सबका याद करेंगे, ठीक है, ये सब उसी में हम लोग डायरेक्ट देखें। चलिए मैच द कॉलम में भी आंध्र प्रदेश का कितना है, 11, महाराष्ट्र का 19, कर्नाटका का 12, वेस्ट बंगाल का 16, ठीक है, पढ़ लो, जो याद रहे, नहीं तो बताया ही गया, ठीक है। महाराष्ट्र का कितना है, 19, तो 1 का 3, तो 1 का 3 कहाँ है, डी आंसर आ जाएगा ना। महाराष्ट्र का 19, कर्नाटका का 12, बिहार का 16, तमिलनाडु का 18, ठीक, ऐसे। ये देखो 2025 का है, इसीलिए 1 पेजर इसका नोट्स बनेगा, क्योंकि 26 में नहीं पूछेगा तो 27 में तो पूछ ही सकता है, ठीक है, अल्टरनेटिव ईयर पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए फिर वही बात है, डायरेक्ट देखेंगे, राजस्थान का 10, गुजरात का 11, कर्नाटका का 12, पंजाब का 17, ठीक है, इन सब क्वेश्चन में सुन लो, ठीक। फिर है गुजरात का 11 राज्यसभा में सीट है, कर्नाटका का 12, केरला का 19, उड़ीसा का 10, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन द राज्यसभा, कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। छत्तीसगढ़ में कितना, 5, हिमाचल में 3, झारखंड में 6, जम्मू कश्मीर में 4, ठीक है। यूनियन टेरिटरी गेट्स रिप्रेजेंटेड इन द
बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है यार, ध्यान देना है, यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्यों होगी, क्योंकि राज्यसभा केवल होगा, ये बायसनेस दिखाएगा राज्यसभा के टुवर्ड्स। ठीक है, ये बोथ हाउस ऑफ द लोकसभा हैज मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम ऑफ द 20 मेंबर कैन रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरी, ये आपको याद है, 20 मेंबर ड्यूटी से रहेंगे लोकसभा में। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा, चेयरमैन काउंसिल ऑफ द स्टेट राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। देखो कितना मेहनत क्यों करने गया है, एक्स के आगे लगाना, कहीं से कट किया है, पेस्ट मार दिया। ये आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल 89 क्लॉज 1 एंड 64, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 66 क्लॉज 1, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, अपॉइंटमेंट नहीं, इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पीएमटी नेमली राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीएमटी बोथ हाउसेस, ऐसे याद करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस क्या है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर नहीं रहता है, वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये PYQ रिपीट है, आप लोग आगे मिलेगा। थ्रू द इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेज ऑफ द PMT अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89 क्लॉज 1 एंड 64 क्लॉज 64, कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्स ऑफ, क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द क्या, राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। राज्यसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फर्स्ट टाइम, तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1951 नहीं 1952। ठीक है, 1951 में तो इलेक्शन हुआ, 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट पार्ट 3 है, क्या है, वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कैसे लॉ बनता है, इस सब के बारे में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, सोचिए, आंसर को अपने मन में ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो, विद रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट, पूछा प्रेसिडेंट के रेफरेंस में, पूछा स्पेशल एड्रेस। ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, ये ध्यान देना, ठीक है, स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट मीटिंग of the both houses of the parliament at the commencement of the first session of each after general election of the houses and commencement of the first year session of the house। मेरी सबसे सही जवाब, प्रेसिडेंट इन द एड्रेस इन्फॉर्म्स द कॉज ऑफ इट्स समन। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग आर्टिकल 87 में देखे थे। ठीक, आर्टिकल 87 क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, चाहे पहले से सत्र में करेगा, और एंड आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एट कमेंसमेंट ऑफ द, बस वही बात है, आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल 87 में ये बात कही गई है। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, 87 क्लॉज 1। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिकॉर्डिंग बात बोली है, 2024 का एक क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंदी कर रहा है, लेकिन डाटा कुछ अंदर नहीं घुस रहा है, याद रखना। द प्रेसिडेंट शैल नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है, वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, मेंबर लिख के गड़बड़ी किया कि नहीं किया है, मेंबर नहीं है। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोथ हाउसेस। ठीक है, शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बोथ हाउसेस। ठीक, करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब, इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 59 में क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर नहीं है किसी हाउस का भैया, और द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ठीक, एंड आल्सो आर्टिकल 79, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये आपको याद, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, ऐसे याद करिए, आगे देखो कितनी बार रिपीट होगा। ठीक है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए PYQ इज बाइबल ऑफ द प्रिपरेशन, बाइबल है। ठीक ना, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जल्दी जल्दी, हु इज द इंटीग्रल पार्ट, नॉट इंटीग्रल पार्ट, नॉट इंटीग्रल पार्ट, कौन नॉट इंटीग्रल पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट। मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द पार्लियामेंट हैज मीट टू इन अ ईयर, कितने टाइम है, ट्वाइस, ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे केवल ट्वाइस, दो बार मिलना ही है, नॉट मोर देन 6 मंथ्स शैल बी इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग एंड द वन सेशन, और दो सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए, 6 मंथ का। ठीक, चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। इट इज अ मैंडेटरी फॉर ईच हाउस, मैंडेटरी फॉर ईच हाउसेस ऑफ द मीट एटलीस्ट टू ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, ये सब ऑफिसर, देखो ध्यान देना, पार्लियामेंट पूछा है ना कि लोकसभा, पार्लियामेंट में कौन है, बोथ हाउसेस, RS एंड LS। ठीक, ये चारों सही। ठीक है, ऐसे याद करो, देख लो आर्टिकल देख लेते हैं कुछ।
द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो यहाँ पे भी डेप्यूटी चेयरमैन भी लिख देगा तो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद करते रहो आप लोग, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, सब पार्लियामेंट ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन एमपी बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। हाउ मेनी डेज, 60 डेज, ठीक है। विदाउट परमिशन 60 दिन के तक आप नहीं आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड के बाद जाएंगे, कि किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 101 में। In case of either house of the parliament, according to the article 190 clause 4, in case of either house of the state legislature, the seat member may be declared vacant by the house if remain absent for 60 days without a permission, ठीक है। However, while the calculating state period of the 60 days is no account shall be taken for any period during which house of prorogued adjourned for more than 4 consecutive days, ठीक। ये भी आपको याद, 4 consecutive days. For the first time, MP and MLA was disqualified from the membership on the grounds of the remaining absent from the 60 consecutive meetings of the houses without the permission. He was a member of Council of the State. ये ब्रिजेंद्र सिंह, ये ओल्ड सवाल है, ठीक। करंट अफेयर्स का नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, 60 डेज बस बात मतलब। कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर और यूनियन पार्लियामेंट, ठीक। ये दोनों, ए और बी दोनों आंसर माना है आयोग, ठीक। ठीक है, पढ़ लेते हैं। Whether the post is office of profit for the purpose of disqualification of membership of parliament or state legislature shall be decided by article 102(1) clause A में बताया गया, parliament at the union level and state legislature at state level. Second, if the question arises whether the person is disqualified members of the parliament or state legislature on the ground holding office of private, question shall be decided at union level by the president and article 103 में, और advice of the election commission, on the advice of the election commission and the state level at governor, ठीक है, on the advice of election, ये याद रखना है। 192 गवर्नर, 103 प्रेसिडेंट, on the advice of which of the following is not a collective privileges of the members of the parliament, not a collective privileges, देखिए पढ़ी पहले। फ्रीडम इज डिबेट एंड प्रोसीजिंग, ठीक है, कई प्रिविलेज है। राइट टू रेगुलेट इंटरनल मैटर्स, ठीक है, भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडीज एंड विटनेस, ये कलेक्टिव प्रिविलेज में नहीं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस आर द डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ये देख लीजिएगा। दे आर एक्सरसाइज ऑफ द कलेक्टिवली ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। दोज एंजॉयड इंडिविजुअली बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस एक्सरसाइज कलेक्टिवली बाय ईच हाउसेस, ठीक। ये सब आपके लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट कॉपी है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक। प्रोहिबिटिंग पब्लिकेशन, डिबेट एंड प्रोसीडिंग, प्रिविलेज एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स, ठीक है। कीवर्ड देख लो, इंटरनल वीकनेसेस, ठीक है, और कंटेम्प्ट, ठीक है। अरेस्ट डिटेंशन याद कर लो, कीवर्ड केवल याद कर लोगे तो आपको आराम से आंसर। समनिंग पर्सन पेपर, इंक्वायरी इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो मैटर मेंबर इज आउटसाइड, ठीक। और ये जो है फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडीज विटनेस, ये जो है आपका इंडिविजुअली है प्रिविलेज, ठीक है, ये इंडिविजुअल में आएगा, कलेक्टिव में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कोर्ट शैल नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट शैल नॉट कॉल्ड द क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड फॉर एनी एलिजेड इरेगुलर प्रोसीजर, ठीक। और आर्टिकल 127 पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आया ना, जहाँ पे आएगा वहाँ रिसर्च हम लोग करते चले। आर्टिकल 127 एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 126 एक्टिंग जजेस ऑफ एक्टिंग सीजीआई, ठीक है। आर्टिकल 126 में एक्टिंग सीजीआई, 122 पढ़ी चुको। 139 में क्या बोला है, पार्लियामेंट पावर टू कन्फर द एडिशन ऑफ रिट ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक। पीएमटी का पावर है कन्फर, ऐसे आपको याद, रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसे। एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 126, एक्टिंग सीजीआई आर्टिकल 126, ठीक। पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट व्हेन देयर इज असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो नहीं। देयर इज अ रेजोल्यूशन पास बाय द स्टेट, देयर इज फॉर रेजोल्यूशन पास बाय द स्टेट, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं। रेजोल्यूशन जब पास कर देगा तो पीएमटी स्टेट लिस्ट। इन एनी सिचुएशन इज वेरी एक्सट्रीम वर्ड, ये गलत है। जनरल परमिशन ऑफ स्टेट असेंबली हैज बीन रिसीव्ड, ये भी गलत है, ठीक है। आर्टिकल 249 में बोलता है इफ द राज्यसभा passes a resolution by 2/3 of the majority of the member of present and voting, 2/3 of majority of member of
present involving that necessary national interest for a parliament to make a law on the subject list be article 249. ठीक है, article 250 addition during the national emergency, 252 the two or more states they on their request, ठीक है, दो और दो मोर से ज्यादा रिक्वेस्ट कर देगी तो बना 253 implementing the internal national agreement under the article 253, ठीक है। 352 पता ही है नेशनल इमरजेंसी, 357 प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लग जाएगा, तो 356 के बारे में पार्लियामेंट कैन मेक लॉस इन द स्टेट्स, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, इंप्लीमेंट एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल एग्रीमेंट किस आर्टिकल में है, कमेंट सेक्शन में ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो आप लोग पता ही है। बाय द कंसेंट ऑफ द स्टेट, सही। विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसीज ऑपरेशन, ये भी सही है, तब स्टेट पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। इन द नेशनल इंटरेस्ट रेजोल्यूशन इज पास बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड ऐसे याद रखिए, आगे बढ़िए। अंडर द विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मेक अ लॉस स्टेट सब्जेक्ट एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, 253, ठीक है, देख लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट अनलेस द प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू डू सो, ये नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ये करेगा तो वो बना सकता है एक्ट, लॉ बना सकता है। राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन दैट इज नेसेसरी टू डू इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये नहीं, ये आंसर सही होगा, ये कैन नॉट लेजिस्लेट। द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइज दैट लेजिस्लेशन इज नेसेसरी, ये भी गलत, विधानसभा कहाँ से आ गया, ठीक है, स्पीकर वो भी, देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी रहेगा तो नहीं बना सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट कैन बी क्लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। चलिए पकड़ते हैं आगे। हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच वर नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन ऑफ द, कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। जो किसी सब्जेक्ट के लिस्ट में बात नहीं लिखी उस पर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 248 में रेसिड्यूरी पावर बताया गया। According to the Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matters are not enumerated in the concurrent list or state list. Time of the zero hour in the Parliament, zero hour in the Parliament कब होता है, ये 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। टाइम ऑफ द आफ्टर द क्वेश्चन आवर, ये याद रखना है, क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर, क्वेश्चन पूछो फिर जीरो नंबर पा जाओ, क्वेश्चन से जीरो, क्यू के बाद जेड, बस ऐसे याद करते रहो, ये दोनों आंसर इसमें सही है। चलिए सब नो नीट, कोई जरूरत नहीं है, अपने लक्ष्मीकांत से थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। ये पढ़ लेते, टू रीज एनी मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग जीरो जीरो आवर्स में क्या होता है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। मेंबर्स गिव द प्रायर नोटिस टू एवरी डे टू स्पीकर चेयरपर्सन पर्सन रीज टू द, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री द पार्लियामेंट, ये इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, जीरो आवर को व्हाट इफ व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ द जीरो आवर्स इन द लोकसभा, 1 घंटा का होता है जीरो आवर, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस इन द लोकसभा, एट विच स्टेज जनरल डिस्कशन कब होता है, ड्यूरिंग द सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग में क्या होता है, जनरल डिस्कशन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, इसको कोई टच नहीं करता, लेकिन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल कॉन्स्टिट्यूट्स फर्स्ट रीडिंग, डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस सेकंड रीडिंग, इंट्रो फर्स्ट रीडिंग, डिस्कशन सेकंड रीडिंग, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड द जनरल डिस्कशन एट दिस स्टेज, ठीक है, सारे मेंबर डिस्कस करेंगे बिल के बारे में। ड्यूरिंग द सेकंड रीडिंग द हाउस में आल्सो रिफर्स द बिल टू सेलेक्ट कमिटी और ज्वाइंट कमिटी और द बोथ हाउसेस, सेकंड रीडिंग में ही सेलेक्ट कमिटी और ज्वाइंट कमिटी के पास बिल पहुंच जाएगी। क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल, ठीक, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन ऑफ द बिल आल्सो टेक्स प्लेस सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग में बहुत कुछ हो रहा है, सेकंड रीडिंग और जनरल डिस्कशन, सेलेक्ट कमिटी के पास और क्लॉज बाय क्लॉज का कंसिडरेशन, ठीक है। और दिस द मोशन इज मेंबर चार्ज ऑफ दैट बिल, द बिल इज एज अमेंडेड टू बी पास्ड इट्स कॉल्ड अ थर्ड रीडिंग, ठीक है, अमेंडेड और पास्ड हो जाए थर्ड रीडिंग में, ठीक, इसको 2-3 बार सुनो, याद हो जाए।
विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट आर करेक्ट, पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट आर करेक्ट की बात बोला है, देखते हैं क्या है। ठीक है, आर्टिकल 109 फॉर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। ठीक, आराम से देखो 109 अभी हम लोग क्या पढ़े थे, आर्टिकल बदला कि नहीं बदला, 108 में है और 109 आपको कमेंट सेक्शन में बताओ क्या था। ठीक है, द स्पीकर प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, ये सही है। 109 क्या था, कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना। 109 इज अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अ मनी बिल। ठीक, सौ के बाद थोड़ा आर्टिकल को वेयर एक्ट से देखते रहो, तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 118 क्लॉज 4 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक, 118 क्लॉज 4 में ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन दी गई है। बोथ हाउस ऑफ प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ, कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द एलएस। ठीक, the provision of the joint sitting of the both houses parliament is mentioned in the constitution under the article 108. Who among the following preside over the joint sitting of the two houses of the parliament, कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक, आर्टिकल 118 क्लास 4 में बताया गया कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टेन रूल मेड बाय द, कौन बनाएगा, जब स्पीकर एब्सेंट रहेगा प्रेसिडेंट रूल बनाएगा। आर्टिकल 118 क्लास 3 इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा सेल प्रिसाइड। ठीक है, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। इफ ही इज आल्सो स्पेंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा सेल प्रिसाइड। स्पीकर गया तो डेप्यूटी स्पीकर आया, तो डेप्यूटी स्पीकर नहीं आ पाएगा तो डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ का आएगा, राज्यसभा का आएगा, प्रिसाइड। ठीक है, इतना तो नहीं घुसना चाहिए। द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द प्रिसाइडेड ओवर स्पीकर ऑफ द ज्वाइंट सेशन। बार बार इसीलिए पीवाईक्यू करते हैं क्योंकि फैक्ट्स याद हो जाए। विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्ड। ठीक है, आर्टिकल 109, ये देखो कितना सही खेला, 109 109 सेम क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन, इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है भैया लोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ज्वाइंट सिटिंग नहीं है क्या, स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, ये भी देख लो, हैशटैग लिख लो 109 आर्टिकल, याद रहे बस, गलत हो जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में समन फॉर पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं। ठीक है, passed separately. Article 368 must be separately in the both houses by a special majority. No provision of the joint sitting in the constitutional amendment will be। देखिए कि नहीं, रिपीट हुआ ना, 2023 2000 कौन सा है ये दिखा नहीं है, ये भी किसी साल का होगा। ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन द कनेक्शन विद, फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग कब हुआ था, डाउरी बिल के एबोलिशन के टाइम फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग हुई थी। देखो कब हुआ था, 1959 में। ठीक है, बैंक नेशनलाइजेशन सर्विसेज से 1979 थर्ड ज्वाइंट सिटिंग, प्रिवेशन ऑफ द टेररिज्म बिल। ठीक, ये याद रखो, क्रोनोलॉजी कभी लगाने के लिए दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ठीक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस रिजॉल्व टू डेडलॉक ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। Which of the constitution lays down that the taxes can neither be levied nor be collected without the authority of law? किस आर्टिकल, which constitutional provision, आर्टिकल 265। 265 क्या बोलता है, no taxes shall be levied or collected except by the authority of the law। आर्टिकल 266 क्या बोलता है, relates to the consolidated fund and the public account of India। and states of the article 300 relates to suit proceeding in the name of the union and the states, and article 368 relates to procedure for the amendment of the constitution। Who has the right to issue the money from the consolidated fund of India, कौन है, ये consolidated fund of India पार्लियामेंट में बाई लॉ, पार्लियामेंट में बाई लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट, ये डीओ। ठीक है, ध्यान देना है। आर्टिकल 266 क्या बोलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, all revenue received by the government of India, loans raised by the that government by the issue treasury bill, by borrowings, ways and means, and all money received by the government in the repayment of loan, it is under control of the parliament। No money can be withdrawn from consolidated fund of India unless authorization of parliament। पार्लियामेंट का जब तक अथोराइज नहीं करेगा तो पैसा आप नहीं निकाल सकते। In accordance to with the budget
provision, the executive gets authority to withdraw the money from the consolidated fund only when the parliament grants such authorization through the appropriation act article 115. कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is a not a mandatory expenditure charged on the consolidated fund of India? Not a mandatory expenditure कौन सा है? Salary and pensions of a member of election commission. ठीक है, ये क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं. ठीक है, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, कौन क्या क्या इंक्लूड होता है? एमोलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द डेप्टी चेयरमैन, डेप्ट एंड चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस सुप्रीम कोर्ट जज का, एंड पेंशन पेलेबल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड. ठीक, ये याद रखना है आपको. सैलरी अलाउंसेस इसके किसके? डेप्टी चेयरमैन, चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ये सब याद रहे. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. दो चीज का चेयर आपको सैलरी नहीं. ठीक है, चीज का ये सब आप लोग देख लेना एक बार, कोई जरूरत नहीं है, आराम से. Which one expenditure is not charged on the consolidated fund? Salary and allowances of the vice president. Not charged on the consolidated. Which one of the expenditure is not charged on the consolidated fund of India? Salary allowances of the prime minister. ठीक है, not charged. Which of the articles of the Indian Constitution related to contingency? Contingency क्या है? 266. 266 7. 266 क्या है? Contingency. 266 consolidation. ठीक है, ऐसे आप लोग याद करिए. ठीक है, 267 क्लॉज 1 क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंटिजेंसी, पर अंडर द कौन कंट्रोल करेगा? प्रेसिडेंट इसको कंट्रोल करेगा. इसको प्राइम पार्लियामेंट नहीं कंट्रोल करेगा. ये याद रखना है कि कभी भी लिखा कंट्रोल पीएमटी तो गलत हो जाएगा. कंटिजेंसी फंड को कंट्रोल करेगा प्रेसिडेंट. इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट एक्सपेंडिचर अर्जेंट एंड अनफोर्सीन nature until the such unforeseen expenditures are authorized by the parliament by law. Article 115 and 116 represents president for making advances under means of. How can the president spend from the contingency fund? How? Before the parliamentary approval on the advance and meet of the council. Money bill has been defined in the constitution. Money bill किसमें है? आर्टिकल 110 में. आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर. आर्टिकल 111 में एसेंट टू बिल. आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे याद रखना है. स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ये याद रखो भाई. अच्छा बॉक्स दिया. डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 109 में, 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 109 में स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, 111 में एसेंट टू बिल, 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. One of the following subject is not included in the provision of the money bill. कौन सा subject not included in the provision of money bill? Provision regarding the imposition of fine and penalties. ठीक, ये money bill में नहीं. Provision regarding taxes, borrowings, custody of consolidated and contingency fund, ये सब money bill में आता है. ठीक है. Not deemed to be an money bill merely because it provides pecuniary penalties and imposition fines. ठीक, आर्टिकल 110 क्लॉज 2. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Who among the following decide whether a particular bill is a money bill? कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में बोला है कि मनी बिल को मतलब डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर. 110 क्लॉज 4 में क्या बोला है? मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा एंड व्हेन is presented to the president for assent, the speaker of the Lok Sabha certify the money bill is endorsement and under his signature. Which one of the following statement is correct regarding the submission of money bill? Correct regarding the submission of money bill क्या है? It is presented in the Lok Sabha. ठीक है, it cannot be presented. देखो, two similar looking statement contradict किया ना, cannot presented, presented, similar looking दिया, contradict कर रहा है, एक ही सही होगा. ठीक है, ऐसे आपको एप्टीट्यूड भी डेवलप करना है. जैसे आपको नहीं पता था रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ मनी बिल, तो क्या देखो, फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेड टू द राज्यसभा, नहीं समझ में आ रहा है. कैन रिप्रेजेंटेड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक, प्रेजेंटेड द राज्यसभा होता ही होता है फाइनेंशियल बिल. ठीक, कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, ये गलत. ठीक ना, ये गलत. प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, ये आपको याद रखना, ये गलत. ऐसे आपको सिमिलर लुकिंग ऑफ स्टेटमेंट में जब भी दिखे तो उसी में आंसर होगा ही होगा. 109 क्लॉज 1 में क्या बोलता है? द मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये आपको याद. 14 दिन में नहीं पास रिटर्न करोगे तो डीम टू बी पास्ट माना जाए. मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन द लोकसभा. ठीक है, 14 दिन के अंदर नो एक्शन लिए तो आपको पास माना जाएगा. जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ये सब बराबर रटा हुआ है. ठीक है, ये भी वही बात है, राज्यसभा वाली बात है. इट इज डीम्ड टू बी पास्ड इफ द लोकसभा पासेस इट अगेंस्ट आइदर बाय एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द अमेंडमेंट. ठीक है, तुम कुछ अमेंडमेंट भी दोगे तो हम चाहेंगे तो पास करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं, मतलब नहीं चाहेंगे तो अमेंड करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं अमेंड करेंगे. ठीक है, विचार तो फॉलो वही बात है, आप लोग याद करने की कोशिश करो. ठीक है, चलो
bill which is merely involves the expenditure and does not include any of the matters specified in the article so thus can be initiated only in the Lok Sabha, गलत, only in the Lok Sabha नहीं, राज्यसभा में भी हो सकता है मैटर स्पेसिफाइड, initiated in the either house of the parliament, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं, ठीक, either house of the देख लेते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 3 बिल कंटेनिंग द प्रोविजन फॉर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द consolidated fund of India shall not be passed by the either house of the parliament unless president has recommended to that house's consideration of such money bill. Which one of the following is a term does not mentioned in the Constitution of India? Term not mentioned in the Constitution budget नहीं है, बजट की जगह क्या मेंशन 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, ठीक, ऐसे याद. Economic survey is presented in the particular in parliament every year before the budget coming. बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है. सिमिलर लुकिंग दिखा ना, सिमिलर लुकिंग जहाँ दिखेगा वहीं आंसर आपको मिलेगा. अब तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ आएगा, इन्हीं दोनों में आएगा ना, जहाँ सिमिलर लुकिंग है वहीं पे कंफ्यूजन में भी आएगा, ठीक है. चलिए वोट ऑन द अकाउंट परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू वोट्स एंड अकाउंट क्या है, ये है जैसे कि विड्रॉ मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द स्पेसिफिक पीरियड है. वोट ऑन अकाउंट ये कहता है कि जैसे कि बजट पास होने के पहले जो खर्चा करना है उसके लिए वोट ऑन अकाउंट करके पैसा निकाल लेते, ठीक है. ग्रांट एंड एडवांस फॉर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द पार्ट ऑफ द फाइनेंस, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, याद रखना आपको. चलिए वोट ऑन अकाउंट इज द पार्लियामेंट इज नेसेसरी व्हेन द रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड इन द टाइम, ठीक है, तब वोट ऑन अकाउंट होता है. चलिए स्टेजेस ऑफ द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड, ठीक है, कैसे कैसे होता है, चलो आराम से देखो, एकदम आराम से सोचना. क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, फिर डिस्कशन होता है, फिर अप्रोप्रिएशन होता है, वोट एंड अकाउंट, फिर फाइनेंशियल होती है सब. वोट एंड अकाउंट नहीं है, तो वोट एंड अकाउंट क्या है, एक्सेप्शनल, ठीक है. वोट एंड अकाउंट क्या है, फिर बजट नहीं पास हुआ तभी ये आपको करके विड्रॉ पैसा आप निकाल सकते, ठीक है. वोट एंड अकाउंट ये होता है. तो वोट अकाउंट कट गया, ये गया, ये गया, 1 2 3 पासिंग फाइनेंशियल बिल, ठीक, 1 2 3 5 आंसर डी. वोट एंड अकाउंट क्या है, वोट एंड ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल करना, ठीक. तो ये बोलते हैं prior consent of the President of India is required before introducing a bill in the Parliament on, ठीक, पढ़ते हैं क्या है, पर प्रायर सेंक्शन चाहिए फॉर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, न्यू स्टेट के लिए, ठीक, प्रायर सेंक्शन चाहिए. अफेक्टिंग टैक्सेशन लॉ इन द स्टेट लॉज के लिए प्रायर सेंक्शन चाहिए. अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट के लिए प्रायर सेंक्शन, मनी बिल के लिए प्रायर, ठीक, चारों एग्जांपल. In all cases mentioned above, the prior recommendation of the president is for the legislative proposal introduced in the, ठीक. Which of the following proposal is related to budget? कौन सा proposal है following related to budget? का सेंसर मोशन, कॉलिंग अटेंशन या कट मोशन. कट मोशन जो है वो बजट से रिलेटेड है. सेंसर मोशन क्या कहता है, सेंसर मोशन इज द मूव टू क्रिटिसाइज द पॉलिटी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिटी पॉलिसी क्रिटिसाइज करने के लिए कौन सा मोशन है, सेंसर मोशन. कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है, अटेंशन फॉर द कंसर्न मिनिस्ट्री मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अटेंशन देना, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. कट मोशन क्या है, ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट बजट प्रेजेंटेड टू लोक सभा मेंबर्स हैव नो राइट टू इंक्रीज द अमाउंट, ओनली कैन रिड्यूस एंड डू कट मोशन. कट मोशन भी 3 तरीके के होते हैं, पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमिक कट. ये हम लोग आगे के सवाल में देखते रहेंगे. एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउसेस टू द मैटर अर्जेंट एंड द इमीडिएट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड एडजर्निंग द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउसेस एंड द डिस्कशन. ये क्या है, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक. पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, पॉलिसी कट क्या होता है, बजट में से 1 रुपया घटा दिया, उसको कहते हैं पॉलिसी कट. इकोनॉमिक कट क्या होता है, बजट में से स्पेसिफिक अमाउंट कट की, इकोनॉमिक कट. टोकन कट क्या होता है, बजट रिड्यूस द 100 रुपीज, टोकन कट. पॉलिसी कट 1 रुपये, ये याद कर लो. और इकोनॉमिक कट में स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड होता है, वो कट होता है. वोट एंड अकाउंट क्या है, वोट एंड अकाउंट क्या है, ग्रांट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एंड पासिंग ऑफ द बजट डिमांड्स इन द, ठीक, ये आपको, ये ठीक है. In the other one, advance and grants meets in the administrative expenditure before the budget, ठीक है. ये कहते हैं वोट ऑन अकाउंट. चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं. The provision from the calling attention notice restricted is the scope of the which of the following? Provision of calling attention notice has restricted scope of the adjournment motion. Calling attention motion is Indian innovation है, ठीक है, Indian innovation है. Modern parliamentary procedure permits the supplementary question. It gives the members an opportunity to bring before the houses failure of the government and in the advocacy taken by it matter of urgent public importance. It is a similar to adjournment motion but does not carry element of censure, ठीक. ये आपको बात adjournment ये सब ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. चलिए which of the following happens does the parliament India exercise the control over the function of the council of minister, ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पूछा है.
पार्लियामेंट के, इस एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, ठीक है, कंट्रोल ओवर तीनों फंक्शन। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द फंक्शन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एडजर्नमेंट, क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन देख लो, आप लोग पढ़ी होगी एडजर्नमेंट मोशन क्या है। एडजर्नमेंट मोशन, द पर्पस ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन क्या है, सस्पेंड द नॉर्मल हाउस का, अभी एडजर्नमेंट कर रहे हैं, अभी भी आप लोग देखते होंगे सेशन को चलने नहीं देते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ऑर्डर टू डिस्कस द इन द अर्जेंट पब्लिक, ठीक। क्वेश्चन आवर क्या होता है, जनरली द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग द क्वेश्चन लोकसभा एंड सेकंड आवर ऑफ द इन द राज्यसभा इज द क्वेश्चन आवर, ठीक है। फर्स्ट आवर लोकसभा में, सेकंड आवर राज्यसभा, ये कहता है क्वेश्चन आवर। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, supplementary question in each houses of the parliament question is generally addressed to ministers and these questions are three categories, तीन कैटेगरीज क्या, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। ये है यूपीएससी का 2026 का एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यूपीएससी भी यहाँ तक घुस गया तो इसलिए हम लोग देखेंगे, ठीक। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज सेपरेट कैटेगरी, इज क्वेश्चन एड्रेस, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर ओरली, स्टार्ट आंसर ओरली if the question is not satisfied, supplementary question is related to main question। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, उसका आंसर ओरली देखते हैं, ठीक है। चलो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सीखने वाली क्वेश्चन थी इसलिए अच्छे से डिस्कस किए, ठीक है। पढ़ते हैं, ये कोई जरूरत नहीं, लेकिन देखो इंडिया गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द डिस्कशन अंडर द रूल 8184 विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लोकसभा, ठीक, बिकॉज द रूल प्रोवाइड द वोटिंग आल्सो विद द डिस्कशन, ठीक है। ये इंडिया गवर्नमेंट के टाइम का है, ये कोई जरूरत नहीं है, ठीक। Rule 184, after the discussion in the Lok Sabha, the motion brought on the issue of public important voting takes place, and if the government fails to secure sufficient support, it may face a risk of defeat। ये है रूल 184, आप लोग ये याद करो। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिविंग ऑप्शन। करेक्ट आंसर चूजना है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट नाउ, सही जवाब। पहला सही हो गया तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो। राज्यसभा कैन स्टॉप द फाइनेंशियल, कैन स्टॉप फाइनेंशियल बिल लिखा है, मनी बिल नहीं लिखा है, ठीक, ये भी सही। इन द preamble इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर डेमोक्रेटिक वर्ड्स वर एडेड बाय 42nd, ये गलत है, सोशलिस्ट सेकुलर, ठीक, ये गलत हुआ, ये गया। एनी डिस्प्यूट ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी रिजॉल्व बाय द सिस्टम ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये भी एनी डिस्प्यूट, एक्सट्रीम वर्ड रूल, एनी लिख लो भाई आप लोग, एनी रूल, एनी डिस्प्यूट, ऐसा तो कोई डिस्प्यूट होगा ना जो अलग कोर्ट में सुलझाई जाएगी, कोई और होगा, देख लेते हैं। In the case of disagreement between the two houses of the parliament, the provision of the joint sitting, ठीक है, joint sitting का है ना, कि ऐसा नहीं कि केवल स्पीकर लोकसभा का हाँ भाई मैं ही सब कुछ सही कर दूंगा। However, no provision of the resolving dispute by ruling of the लोकसभा स्पीकर ऑफ द, ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन एक्सट्रीम वर्ड का भी नहीं आएगा तो भी आंसर निकालना है, ठीक है, ऐसे। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये तो आपको पढ़े थे, ये 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 301 ए में चला गया हो। sovereignty of India Parliament is restricted by judicial review, ठीक है, judicial review से sovereignty of the Indian Parliament, ये अच्छा मतलब हो जाता, लेकिन सही था, थोड़ा सा रट्टा तोता वाला नहीं था भाई, दिमाग से खेलने वाली चीज। गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13/5/2002, ये भारत का क्योंकि 50 ईयर्स कंप्लीट, गोल्डन जुबली को क्या कहते हैं, 50। देखो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया, ये क्वेश्चन कैसा, ये है टीसीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the nationalist leader to be elected as a speaker of the Central Legislative Assembly in the 1925? विठल भाई, ठीक है, सिंगल लुकिंग ऑप्शन, ये सीएपीएफ का 2026 का क्वेश्चन है, देख लो, विठल भाई पटेल इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1920। इसीलिए पीवाई क्यू करोगे तो इस एग्जाम में नहीं फायदा तो अगले एग्जाम में फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए पार्लियामेंट्री कमेटी स्टार्ट करेंगे, ठीक। नंबर 1 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। लार्जेस्ट कमेटी पार्लियामेंट कौन सी है, ये है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। देखते हैं इसमें कितने मेंबर है, ठीक, पहले देख लो। पब्लिक अकाउंट कमेटी, देखो कितना पढ़ेंगे इसमें, पब्लिक अकाउंट कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर, 22 में से 15 जो होते हैं एलएस मतलब लोकसभा, 7 जो होते हैं राज्यसभा, ठीक। ये क्या करता है, एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। टेन्योर कितना होता है, 1 साल। पब्लिक अकाउंट याद करते जाना है, ठीक। 22 मेंबर, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 1 साल का टेन्योर, और एप्रोप्रिएशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एंड द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर जनरल सीएजी का। ठीक, एस्टीमेट कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। एस्टीमेट कमेटी में जो होते हैं 30 मेंबर, 30 लोकसभा से होते हैं, कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता। इसका भी टेन्योर 1 साल का। ठीक, एस्टीमेट कमेटी सजेस्ट व्हाट इकोनॉमी कैन बी अफेक्टेड इन द कीपिंग विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टीमेट एंड व्हाट इंप्रूवमेंट। ठीक, पॉलिसी क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का वर्क है। ठीक है, और एस्टीमेट कमेटी का वर्क है। ठीक, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्या होती है? पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने होते हैं? 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, 1 साल का टेन्योर होता है। दिस इज एग्जामिन रिपोर्ट एंड द अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग एंड आल्सो एग्जामिन एनी रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया एंड रिलेटिंग द पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। और कमेटी ऑन पिटीशन में 15 पिटीशन नंबर इज 15 इन लोकसभा एंड 10 इन राज्यसभा। ठीक, इतने रहते हैं। इट इज मेंबर इज नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। ठीक, इट इज टेन्योर इसका जनरली 1 साल का। कंटिन्यू रिकॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, ये फिर से गठित कर दिया जाता है। ऐसे आप लोग को बढ़िया सा रिसर्च पॉइंट मिला कि नहीं मिला, ये फैक्ट याद कर लो। द फंक्शन ऑफ द committee is to consider petition submitted to the Lok Sabha and the Rajya Sabha, Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एस्टीमेट कमेटी 1 साल का। ठीक है, टेन्योर कितना? 1 साल का। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज रिपोर्ट ऑफ सीएजी। ठीक है, किसका स्क्रूटनाइज करते थे रिपोर्ट? सीएजी का रिपोर्ट। द मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट टेकन फ्रॉम द लोकसभा, टेकन फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा, विच इज रेशियो, क्या रेशियो था? 2 and 1 की रिस्पेक्टिवली रेशियो। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर्स का राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक, 2:1। पार्लियामेंट्री कमेटी आर मेनली डिवाइडेड टू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी कौन सी होती है? पहला एक स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस एंड द सर्टेन एक्सेप्शनल कमेटी सच एज द एस्टीमेट कमेटी। ठीक, in the all the standing committee consists of the member of the both house of the parliament. The ratio of that from the Lok Sabha and Rajya Sabha approximately 2 and 1 का। ठीक, रेशियो 2 लोकसभा से 1 ऐसा। ठीक है, याद रखना है। एक्सेप्शनल क्या है इसमें? एस्टीमेट कमेटी एक्सेप्शनल। एस्टीमेट कमेटी में जो होते हैं 30 के 30 जो मेंबर है वो कहाँ के होते हैं? एस्टीमेट कमेटी में अभी आपको बताया था होते हैं लोकसभा के। ये आपको ऐसे याद करो, ये आगे पढ़ो। विथ रेफरेंस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की है। पब्लिक अकाउंट कमेटी रिपोर्ट्स सबमिट इट्स रिपोर्ट टू लोकसभा, करेक्ट जवाब। पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ द 15 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, नहीं 15 मेंबर नहीं, अभी कितने पढ़े थे? 7। 15 मेंबर कहाँ के हैं? 15 मेंबर जो है वो लोकसभा में, 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा। कहाँ कितना मेंबर? 7। ऐसे आप लोग याद करो, किताब खोल के बैठे रहो, देखते रहो, लिखते रहो। ठीक, द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर मैक्सिमम ऑफ 22 मेंबर, अभी ऊपर पढ़े। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लो बस। 22 होंगे, 15 लोकसभा से, 7 पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। ठीक, जल्दी जल्दी। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी दैट कीप्स कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ 22। ठीक है, हम लोग पढ़े थे 22 मतलब 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। ठीक है, इट पर्पस इज टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द हाउसेस एनी मिसयूज एंड रेगुलेट इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में मिसयूज और रेगुलेटिविटी को ध्यान में रखता है सब चीज। इट इज रिकमेंड द एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी हु फाउंड द रिस्पांसिबल इरेगुलर, उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते। ठीक है, रिकमेंड कर सकते हैं, ले नहीं सकते। ठीक, ये याद रखना। ठीक, देखते हैं। Committee examine the appropriation account and finance account of the government of India and scrutinize the public expenditure on the basis of report of CAG। ठीक है, appropriation account, finance account को एग्जामिन करना, स्क्रूटनी करना पब्लिक एक्सपेंडिचर को CAG के बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ CAG। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। क्या करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी? जनरली इट कन्वेंशन टू अपॉइंट द अपोजिशन मेंबर ऑफ द लोकसभा एज इट्स चेयरपर्सन। ठीक है, appoint opposition member Lok Sabha as the chairperson। ठीक, the chairperson of the public account committee is appointed by the speaker। ठीक है, of the Lok Sabha। The public account committee is submitted the report speaker of the Lok Sabha who then gets the flat table of the house। yes, public account committee has following कितना member? 15 और 7। ठीक है, ये गलत लिख दिया है, टोटल बाहर यहाँ होगा टोटल 22। Who nominate the chairman of the public account committee ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, मिलान करने के लिए जल्दी जल्दी देखेंगे मिलाने वाला क्या है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? फाइनेंशियल कमेटी। कमेटी ऑन द पिटीशन क्या है? स्टैंडिंग कमेटी। स्टॉक मार्केट स्कैम ज्वाइंट कमेटी क्या है? एडहॉक कमेटी। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी। ठीक, देखो स्टैंडिंग से स्टैंडिंग मिल ही गया, मिला कि नहीं मिला? डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी। ठीक है, द कमेटी ऑन द पिटीशन इज क्लासिफाइड अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, हेंस इट इज मैच्ड स्टैंडिंग। पढ़ते हैं जल्दी जल्दी।
द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विथ, मेंबर ऑफ द राज्यसभा नॉट एसोसिएटेड विथ पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन कौन होते हैं? ये लोकसभा का पार्ट है, तो पहला जो है नॉट एसोसिएटेड पूछा है, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का है। ठीक, 15/15 और 7 का रेशियो, ये दोनों में आ जाएगा, ये तो होगा, ये होगा। नॉट एसोसिएटेड पूछा तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, देखते हैं। एस्टीमेट कमेटी में अभी हम लोग पढ़े 30 का 30 लोकसभा से। ठीक, दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा आंसर आ गया। ठीक, तीसरे को देखने की ही जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, ऐसे एग्जामिनेशन का अप्रोच है ये, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे पूरा। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर, 30 के 30 लोकसभा में, यहाँ पे राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग में जो होते हैं वो 15 लोकसभा से और 17 राज्यसभा से। द कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेटली इन द बोथ हाउसेस, लोकसभा कमिटी 15, राज्यसभा हैज दिस। इन विच कमिटी देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा, कौन सा कमिटी है? एस्टीमेट कमिटी। एस्टीमेट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम लोकसभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? फाइनेंशियल कमिटी क्या है? देखो ध्यान से सुना, फाइनेंशियल मतलब पैसा, पैसा के हिसाब से देखो। ठीक, पैसा किसमें किसमें? पब्लिक अकाउंट में भी है, एस्टिमेट करता है कितना देना है कितना नहीं, अंडरटेकिंग में भी है। तीनों आंसर फाइनेंशियल कमेटी से ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो हम लोग बार बार नहीं, आप वीडियो को बार बार देखो, याद करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? ये देखो, ये थोड़ा आंसर गलत दे दिया है। ये जो चारों है वो चारों स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक, थोड़ा आयोग का दिक्कत किया है। ठीक है, चलिए ये आप लोग याद करें, जो चारों है। वेलफेयर ऑफ एससी एसटी आपको लगेगा स्टैंडिंग कमेटी नहीं, लेकिन सब स्टैंडिंग कमेटी है, क्योंकि ये मैटर क्या है? वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड, वल्नरेबल सेक्शन को स्टैंडिंग कमेटी ही देखता करती। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक अकाउंट कमेटी से, दोनों आंसर आयोग माना है। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्क्रूटनाइज ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। ठीक है, और कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी एंड रिलेटेड टू पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन वीक था, लेकिन इसका दोनों आंसर सही हो। ठीक है, ये भी ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी इज नॉट सेटअप? नॉट सेटअप किसमें नहीं होगा? पार्लियामेंट्री कमिटी वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, इसके लिए क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, और सब हम लोग पढ़े हैं ये तीनों के बारे में, जिसमें हम लोग नहीं कुछ है, ये झूठी का नहीं है कि इसको लेके पढ़ना ही है, जिसमें बढ़िया से पढ़ रहे हैं वैसे ही करना है, यानी हर चीज़ को लेके पढ़ोगे बार बार रिपीट होगा। ठीक, रिवीजन करते टाइम इस वीडियो को 1.5x 1.25x पे देखोगे, आराम से समझ में आएगी। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर द प्रोबिंग द 2G स्पेक्ट्रम केस। ठीक, 2G स्पेक्ट्रम केस के लिए क्या था? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 20 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है ना, ये वे क्वेश्चन हो गया, ये पूछेगा नहीं 2G स्पेक्ट्रम केस, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर्स था तब ये आ गया था। ठीक है, ठीक, कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को स्किप भी करना है। 2G स्कैम केस में हेड कौन किया था? पीसी चाको। पढ़ लो, ये याद रखो कि 20 मेंबर 10 मेंबर, लेकिन अब पूछने का रिवाज नहीं है, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर्स था। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट्री एक्ट पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। चलो आराम से, पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता? यूनियन ऑफ इंडिया को लेजिस्लेट, टेरिटरी ऑफ इंडिया को लेजिस्लेट, इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ एनी इन द वर्ल्ड, ये तीनों को कर सकता है। ठीक है, आराम से, इसमें बाहर निकाल नहीं निकालना है कि इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट एंड अदर प्रॉपर्टी एनी वेयर इन द वर्ल्ड, एनी वेयर एक्सट्रीम नहीं, क्या करना है? चेक सोल ऑफ द स्टेटमेंट, चेक द, यू चेक सोल ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक ना, सोल चेक करो, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट कुछ भी पार्लियामेंट कर सकता है, आप गलत करोगे तो। ठीक, इसका आर्टिकल पढ़ लो, आर्टिकल 45 क्लॉज 1 of the constitution, parliament may make laws for the India, whole India, any part of the territory of India. ठीक है, article 245, no law made by the parliament shall be deemed invalid on the grounds of the extraterritorial operation. ठीक, सही है। This means the law made by the parliament apply not only the personal property situated in territory but also the residing any property of the world of any place. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अल्टरेशन एक्ट वाज इनेक्टेड? किस साल में हुआ था? 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अल्टरेशन एक्ट वाज इनेक्टेड और केम इनटू फोर्स 1 जून 1955। ठीक है, और एक्ट हैज बीन रिपील्ड कब हो गया? फ्रॉम 2011 में। ठीक, तो उसके बाद क्या आ गया? FSSAI। ठीक है, ये इन न्यूज में भी है, याद रखना, कभी पूछ ही ले। ठीक, ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच,
देखो आराम से पढ़ो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 73rd अमेंडमेंट इज द रिजर्वेशन सीट्स ऑफ वुमेन इन द इलेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ये करेक्टली मिलता है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है फॉर द पीआरआईज को। ठीक, ये कर लो, ये आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच हो सती 1987, याद कर लो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सती प्रिवेंशन 1987। चलो मैच द कॉलम जल्दी जल्दी देखेंगे। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, इंडियन रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडिया हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। डायरेक्ट डायरेक्ट याद करना है, इन समय दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना। ये सब एक पेज पे लिख के जो है, नहीं तो इसी तरह बार बार वीडियो देख लो, कोई भी नहीं। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था? 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो पास बाय द 2006। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इज इन नॉट अ सोशल एक्ट? सोशल एक्ट क्या नहीं है? एंटी डाउरी एक्ट सोशल एक्ट है, ठीक है। सिविल राइट में सोशल, मोरल ट्रैफिकिंग सोशल। मीसा क्या है? ये इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड। ठीक, ये याद जानते होंगे, फिर बहुत फेमस बिहार का केस जो हुआ था, उसी से आई थिंक मीसा एक्ट बना था। ठीक, इट इज नॉट सोशल लीगल ऑर्गन वेयर देयर इज एक्ट, ठीक है। which when the criminal tribes act enacted for the first time? criminal tribe act कब आया? 1871। ठीक, 1871 criminal tribes act। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। ऐसे याद कर लेते, 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में हुआ था। डेट देख लो, डेट पूछ दिया है, ये 15 जून को, ये याद कर लो, 15 जून 2005। इट इज अ लीगल राइट। ठीक, 19+1 में 1 में है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन द 2005। ट्रू अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन, लीगल एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है और लीगल राइट्स भी है। ठीक, जल्दी ये सब वन लाइनर है, फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ ही लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड दे दिया है, डिफरेंट सेक्शन देख लो। मतलब आंसर वेग दे दिया है, कोई जरूरत नहीं इसको देखने का, मतलब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। अच्छा आगे बढ़ते, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ना। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, a social movement has been associated with which of the following in India? किससे फॉलोइंग है? ये है RTI एक्ट। ठीक है, RTI एक्ट और RTI एक्ट सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट आया, आंसर में ध्यान देना है, ठीक ना। नॉलेज नहीं पता रहे, RTI में कंफ्यूज, तो RTI मान देना, ठीक ना भाई। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट, RTI कुछ होता नहीं, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन वाज फॉर्मली कब बना था? 1990 में। इस सोशल एक्टिविस्ट सच एज अरुणा रॉय, निखिल देव एंड शंकर सिंह, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशली फॉर द struggle and mass movement for right to information. MKSS is started a successful movement through the means and such Jan Sunwai, public hearing and demanding the Rajasthan government figure related to drought relief works and wage paid. Also played an important role in the bringing right to information act. Which of the following is related to right to information act 2005 से कौन सा रिलेटेड है? नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस में हम लोग पढ़े थे, ये किससे रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द राइट टू इन्फॉर्मेशन असर्शन रीजन, देखो ध्यान से पढ़ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज जनरल हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक, स्टिल अ माइल्स गुड क्रिएटेड टू द इम्पैक्ट। ये टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात इसमें कर दिया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज जनरल रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इट इज स्टिल हैज अ माइल्स टू गो क्रिएटेड डिजायर्ड इम्पैक्ट। ये तो करेगा ही ना करेगा भाई, लेकिन ये जो बात दूसरी है, ये बात दूसरी है, तो बी आंसर तुक नहीं बैठा। Right to information has generally increased the spirit of accountability in the democracy. How much is still prevalent in the done in this direction? ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which High Court has said in its important decision that RTI applicant should be tell the reason for the asking the information under right to information? कौन सा हाई कोर्ट बोला था? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, पढ़ा लिखा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग पढ़े थे NGT कब है? 2010। ठीक, NGT किस लिए है? सिटीजन टू राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 इज अ राइट टू लाइफ, ठीक, के अंदर आता है। Which of the following is the labor related act has been amalgamated into the code of wages 2019 में? कोड्स ऑफ वेजेस, ठीक ना। मिनिमम वेजेस एक्ट, वेजेस, ठीक, वेज से वेज मिला। पेमेंट्स बोनस एक्ट, वेज ही बात किया।
1 2 तो सही है, 1 2 किस में है, 1 2, ठीक है, 1 2 इसमें है, ये गलत, ठीक है, 1 2 इसमें, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वेज की तो बात किया नहीं, ये लेबर की बात कर रहा है, लेबर रेगुलेशन की बात कर रहा है, ठीक है, अवोल्यूशन की बात कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल और इक्वल रिमरेशन पैसे की बात, पैसे की जहाँ बात, पेमेंट, मिनिमम वेजेस और इक्वल रिमरेशन, ये तीनों से सोचो, वेज से रिलेटेड सोचोगे तो आंसर मिल जाए, ठीक। सी आंसर। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कंडीशन लेबर की कैसा, मतलब रूल्स रेगुलेशन एबोलिशन की बात किया, ठीक है, ये वेजेस की बात की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो 2021 में थोड़ा पैटर्न बदला कि नहीं बदला, ये भी ऑब्जर्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब है 1872, कंपनीज एक्ट तो पता है 2013, हम लोग आंसर में बहुत बार कोट करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ध्यान देना, नॉट करेक्टली मैच। फिर प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन एक्ट 1907 है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, न्यूज़पेपर एंड इंसेंटिव ऑफेंसिव एक्ट 1908, ठीक, ये सब 1908 में, ये है 1907 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2005, डीएम में 2005, ठीक है। ये क्या करने के लिए था, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर रिलेटेड, ठीक है। A provision has been made for the structural system for the disaster management authorities at a national and state level and district level. चलो एनडीएमए के बाद में फिर कुछ, एनडीएमए एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज अ नोडल डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक, फॉर द डिजास्टर। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम जी जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। ये 2021 का क्वेश्चन है, अच्छे से याद करें, ठीक है। होम से होम मत सोच लेना, ये देखो होम मिनिस्टर इसलिए दिया है, होम मिनिस्टर होम से आप मार दो, इतना भी दिमाग नहीं, अपना दिमाग खोल के जो पढ़े हो उसी पे ध्यान देना। एनडीएमए का हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द लीगल बेसिस टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखो ये कोविड का टाइम का था, कोई जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट सवाल हो गया अब। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द किस ईयर में, 1980, FRFC एक्ट 1980, ऐसे, ठीक। इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 1980। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन द विच ईयर, इन 2005, ये 25 साल हुआ है, ये यूपीएससी में आने का चांस था लेकिन आया नहीं, इसका 25 ईयर कंप्लीटेड हुआ था, ठीक है। तो ये किसी का प्लांट्स की वेराइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। चलिए सुप्रीम कोर्ट भी देख ही लेते हैं आज, सुप्रीम कोर्ट भी देखो। द करंट सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कितना है, ये देखो अभी न्यूज़ में है, पहले 31 की 33 था, तो वो बढ़ाया गया है, 34 किया गया है, ठीक है। क्या इन द न्यूज़ है, 5 न्यू जजेस अपॉइंटमेंट होंगे तो उसका हो जाएगा कितना, 37, ठीक है, और एक 38, ठीक। ये इन द न्यूज़ आया था, ये क्वेश्चन प्रोबेबली आ सकता है इस साल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 के अंदर, 124 के अंदर क्या बोलता है, नंबर ऑफ जजेस आल्सो मेंशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वाज 8, ओरिजिनली कितने थे, 8, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, 1 + 7, ठीक ना। आप कितने, अंडर द आर्टिकल 124 पार्लियामेंट थ्रू द सुप्रीम कोर्ट द नंबर ऑफ जजेस 1956 इंक्रीज द नंबर 11, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते द नंबर ऑफ जजेस अदर 30 to 33 एट द प्रेजेंट, टोटल सैंक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 34, 33 + 1 है, तो अब 37 + 1 हो जाएगा, अब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अप्रूव कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे आप लोग देखो कनेक्ट करना सीखना है, कैसे क्वेश्चन बनेगा आपके हाथ में, प्रिडिक्ट करना आपके हाथ में है, पीसीएस में, यूपीएससी में थोड़ा मुश्किल है लेकिन पीसीएस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय द राइटिंग टू लेटर, किसको रिजाइन करता है, प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज किसको रिजाइन देता है, लेटर, प्रेसिडेंट। इस आर्टिकल में 124 क्लॉज 2 of the Constitution of India, judges the Supreme Court may resign from his by the letter under his her hand and address to President, ठीक, warrant handed से। The resignation letter by the judges of the Supreme Court is addressed, कौन करता है, President of India। एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कितना है, 65 साल, ठीक है। ऐसे याद करो, हाई कोर्ट में कितना है, 60 साल, 2 फैक्ट याद हुआ ना, ऐसे ही याद करते चलो। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट जजेस की सैलरी को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, ये याद रखना। 125 क्लॉज 1 में दिया है, सैलरी एंड ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय लॉ। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द रिटायरमेंट आर द परमिटेड टू कैरी
ऑन प्रैक्टिस बिफोर नन ऑफ द कोर्ट, वो किसी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 124 क्लास 7, the constitution after the retirement of the judges of the supreme court cannot practice in any court. आर्टिकल 220, the permanent judge of the high court after the retirement can practice in the supreme court. हाई कोर्ट के एससी में कर सकते, लेकिन एससी सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकते, बट नॉट इन द सेम हाई कोर्ट। और एससी में कर सकते लेकिन सेम एससी में नहीं कर सकते, ठीक। और ही सर्व्ड एज अ परमानेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट बाय कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 126 एक्ट चीफ जस्टिस, ये हम लोग ऊपर पढ़े थे आर्टिकल, ठीक है। This is done when the office of the chief justice is vacant or when the chief justice are unable to perform their his or duties, ठीक। Supreme Court Collegium comprises the chief justice of India, a few senior judges for the recommending appointees to the Supreme Court. The number of the such senior judges who is part in the body कितने होते हैं? 4, ठीक है, 4 लोग कोलिजियम में कंप्राइज ऑल, ठीक। In 1993, the appointment and the transfer of the judges in higher judiciary, ठीक, कोलिजियम बनाया गया, अडॉप्ट किया 1993. In the case Supreme Court Advocate on the Record Association versus Union of India, the Supreme Court for the first time laid down the collegium system for the appointment of judges. Under this decision, the collegium consisted of Chief Justice of India and the 2 senior most judges of Supreme Court in the state. In 1998, expanded to Chief Justice of India and 4 senior most judges. 4 members, 1 senior. टोटल कितने हो गए? 5। नहीं, यहाँ क्या पूछा है? चीफ जस्टिस के बाद कितने सीनियर मोस्ट जजेस? 4, ठीक। 1998 में इसको बढ़ा दिया, इसे आप लोग। Which of the following has recommended that appointment of the judges of higher courts should be through the participation of executive, legislature and chief justices? कौन रिकमेंड किया था? सेकंड ARC, ठीक, सेकंड ARC। The Indian Constitution provides the appointment of ad hoc judges in the Supreme Court of India, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 127A क्लॉज। If any time there is no quorum judges available to continue the sitting, the Supreme Court Chief Justice of India may, the previous consent of the President and after the consultation of the Chief Justice of concerned High Court, nominate judges of High Court who is qualified to appointed as judge of Supreme Court, ठीक है। ad hoc judge of SIS कौन करता है? Supreme Court। The minimum number of the judges of the Supreme Court is required for the hearing of any case, interpretation of the Constitution। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने जजेस चाहिए? 5 जज की बेंच होनी चाहिए। 145 क्लॉज 3। The Constitution in any case involving the substantial question of law as the interpretation of the Constitution for the hearing and reference of made under the Article 114. The minimum number of the judges required is 5. 5 judge bench का requirement रहता है for the constitutional interpretation. Which of the following statement is not true about the Supreme Court of India? Not true, कुछ है not true. It has exclusive power to issue writ to the protection of fundamental rights. ये exclusive power, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हाई कोर्ट के भी पास पावर है अंडर आर्टिकल 426 ऐसे, ठीक ना। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब ये ओरिजिनल एंड जुरिसडिक्शन को इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट कर सकता है। इट इज हैज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट व्हिच में रिफर्ड बाय द, ठीक, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी बाइंडिंग नहीं होती है। इट हैज पावर टू रिव्यू हिज ओन जजमेंट, हां कर सकता है, अपना जजमेंट को बहुत बार वो बदला है और रिव्यू किया, मॉडिफिकेशन किया है। आप केस लॉस का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 266 में हाई कोर्ट, फंडामेंटल का राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट इज इंप्लाइज दैट इट हैज पावर टू पनिश फ्रॉम दिस, ठीक, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये इंप्लाइज दैट इज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 129 में, ठीक है। पढ़ लेते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मींस क्या होता है? जजमेंट एंड प्रोसीडिंग ऑफ सच कोर्ट आर द रिकॉर्ड इन द राइटिंग एंड प्रिजर्व सो दैट may be cited as a precedent, ठीक। Power to punish their own contempt court, ठीक है। Therefore, Supreme Court is a court of record, means that judgment is evidentiary value and cannot question in the any subordinate। लेकिन आयोग इसका आंसर भी पता नहीं कैसे देती है। All the decision have the evidentiary value and cannot be questioned। इसमें 2 आंसर हो सकता है, बी और सी हो सकता है, लेकिन ठीक। आयोग का थोड़ा सा है, लेकिन आप लोग जैसे 2 में फंस गए, ये ए और डी तो मत मारिएगा, बी और सी में कोई भी ऐसा जब क्वेश्चन है मार दीजिए, किस्मत सही रहा तो। आयोग का भी थोड़ा उल्टा सीधा चलते हुए करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आर्टिकल्स नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नहीं करेक्टली मैच है? 124 में नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कितने में? अभी ऊपर बताया था आर्टिकल 100
याद हो गया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 124 में क्या है, कंटेन्स द रिलेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम। 124 में पता ही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इन इंडिया इज इसको नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। आर्टिकल 129 में किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। 115 में हाई कोर्ट को स्टेटस दिए हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये यूपीएससी में पूछा था, थोड़ा डिस्प्यूटेड था, लेकिन ये दोनों है यूपीएससी विनिंग मामला, ठीक। The Supreme Court holds its meeting in the New Delhi, but it can meet elsewhere. कहाँ meet elsewhere? With the approval of the president, ये अपना benches लगाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट shall sit in the Delhi in such places. Chief Justice of India may approve the president time to time appointment, ठीक है। आर्टिकल 130 with approval of the president meet elsewhere. In which of the following cases doctrine of basic structure सुप्रीम कोर्ट किस बेस क्लास में आया था, ये आपको पता रहना चाहिए। केशवानंद भारती केस, आसान क्वेश्चन, देखो बार बार रिपीट, 12 में, 13 में, 14 में। गोलकनाथ में क्या बोला था, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। मेनका कादी में आर्टिकल 121 का एक्सपेंड कर दिया गया था, इसको उसको फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर का इंक्लूड हुआ था। एके गोपालन में आर्टिकल 21 प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अर्ली नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ऐसे याद करें, ठीक। Which of the following articles of the Constitution of India have been declared by the Supreme Court as a inviolable basic structure of the Constitution? Select the correct answer पूछा, ठीक है, ठीक। इसमें देखिए इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 32 सही, आर्टिकल 216 सही, आर्टिकल 227, 245 में क्या है, दूसरा कुछ है, ठीक। 227 में क्या था, रिप्रेजेंट द सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक। 245 में क्या था, extent of law made by the parliament and by the legislature of the state has not been declared by Supreme Court to be part of the basic structure of the constitution, ठीक। सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कहाँ से आया, ये है जुडिशियल इनोवेशन और इंटरप्रिटेशन, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जुडिशियली किस केस में, केशवानंद भारतीय केस में और मिनर्वा केस में इसको अफर्म किया गया, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट बेंच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन constituted by the Supreme Court till date was, ठीक। सेकंड बेंच कौन सा था, इसमें तो ये भी आंसर में देखो गलती दे दिया, 11 बेंच, गोलकनाथ भी 11 जज बेंच की थी, बैंक नेशनलाइजेशन भी केस 11 जज बेंच का था, सीएमए पाइप फाउंडेशन केस भी 11 जज बेंच का था, ठीक है। मिनर्वा मिल केस 5 बेंच का, ठीक है, याद कर लेना है ये। और सबसे बड़ा कौन सा बेंच है, केशवानंद भारती केस, कितने जज बेंच की थी, 13 जज। In which of the following cases did the Supreme Court hold that fundamental rights are enabled a man to chalk out his life and the manner he likes best? कौन सा केस है, गोलकनाथ फतेह स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक। फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइमोडियल राइट्स, क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमोडियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। दे आर द राइट्स व्हिच enables to make sharks carve out his own life and manners he like the best। ये डायरेक्टली आप आंसर में यूज, ठीक, आंसर में डायरेक्टली यूज कर सकते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, स्टेट के बारे में करेक्ट पूछा है, स्टेट के बारे में करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ओनली जुरिस्डिक्शन, नहीं, हाई कोर्ट को कर नहीं होगा। इट इज ओनली एन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, नहीं होगी, नहीं है। इट इज ओनली एडवाइजरी एंड अपीलेट, इट हैज ओरिजिनल अपीलेट्स एज वेल एज एडवाइजरी। देखो ध्यान से देखो, खुद ही ओनली लगा के तीनों एक्सट्रीम कर दिया, आंसर मिल गया। आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 132 136 में अपीलेट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक। Which of the articles of the Constitution of India deals with appellate jurisdiction of Supreme Court in the connection with the constitutional case, ठीक, connection with the constitutional case के साथ appellate jurisdiction किसमें भी पड़े, 132 में विद आर्टिकल 134 से, ठीक है, ये हाई कोर्ट, ठीक है। 131 में ओरिजिनल, 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, ठीक, 132 में 136 appellate and jurisdiction, ठीक है। 134 से क्या बोलता है, सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द अपील टू, ये याद कर लो, और सब तुम लोगों को पढ़ेंगे। 133 में ओनली सिविल अपील्स, all the cases regarding the interpretation of the constitution can be brought to Supreme Court under its appellate jurisdiction, highest court of the appeal from all court within the territory, it is an appellate jurisdiction, ठीक है। आर्टिकल 132 137 134 136, ठीक, 32 से 36 यही पढ़े थे ना, 32 से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। केस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ एज इट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 132। सिविल केसेस 133 इन्वॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और नॉट, क्रिमिनल केसेस 134, अपील बाय स्पेशल लीव 136, ये आप कीवर्ड केवल याद करें, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, स्पेशल लीव और केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सर्टिफाई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए
Therefore, all dispute relating the interpretation of Constitution may be brought before Supreme Court under the appellate jurisdiction after grant the requisite certificate. Interpretation of the Constitution is connected with enforcement of the fundamental rights. The matter may be brought directly for the Supreme Court under directly will सकते Article 32 power. Curative petition in India can be filed in the Supreme Court of under किस आर्टिकल में curative petition आर्टिकल 142 138 में क्या है ठीक 138 में पढ़ो क्या है Parliament can confer the additional jurisdiction and power of Supreme Court. Additional jurisdiction 138 140 में Parliament may make provision for the supplement power of Supreme Court. Supplement power of Supreme Court 140 में 146 में officers and servant of Supreme Court expenses. ठीक है इसका कोई जरूरत नहीं इसका हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है Which article Constitution permits the Supreme Court to review its judgment or order? Article 137. What is the correct with regard to the power to review any judgment pronounced or order made by the Supreme Court of India? Supreme Court has power to review its own judgment. ठीक है What is the correct about Supreme Court regarding the judgment? Power to change the judgment, review in judgment, court of record कर सकता है इसको ये power है Supreme Court का Judicial reviews implies that right of the court to declare any law or the order is inconstitutional if it is contrary to constitution. ठीक है ये judicial review क्या होता है judicial review मतलब जैसे कोई भी लॉ गलत बन गया है उसको कोर्ट आके judicial review इनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से ठीक आगे बढ़ते हैं ये पता चल गया इनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन ये सेम है चलिए आर्टिकल 13 में बताया 32 में ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्फर्म टू जुडिशियल रिव्यू ये आर्टिकल आप लोग देख लोगे कुछ देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है कोर्ट चेक्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ठीक है जुडिशियल एक्टिविज्म कोर्ट actively interpret the enforcement of the constitutional values and rights judicial activism courts actively interpret and enforce the constitutional value and rights judicial overreach courts is allegedly enters the domain of the legislature executive exceeding the appropriate judicial boundaries. Overreach मतलब अपना काम छोड़ के लॉ बनाने आ जाते हैं. In the India, power of the judicial review is enjoyed by Supreme Court and High Court as well. दोनों के पास है. ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं. ये तीन टर्म रहता है ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है. एक्टिविज्म क्या होता है? ओवररीच और रिव्यू. आप लोग देख लेना नोट कर लो. The system of the judicial review is prevalent in the both India and US. यूके में क्या है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है ठीक है सुप्रीमेसी यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम यहाँ जुडिशरी सुप्रीम है अरे यहाँ इंडिया में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम ठीक The scope of the judicial review is limited in India. The constitution is a back borrowing. It's a two different concept. एक scope of judicial review एक है back of borrowing क्या है borrowing features का बात कर दिया तो ये दोनों स्टेटमेंट सही बट करेक्ट नॉट एक्सप्लेन One measure that American Constitution adopts due process of law. In the ठीक अमेरिकन में क्या है due process DPL. Indian Constitution law procedure established by law on the basis of judicial review. In the Menka Gandhi and the later decision of the Supreme Court made it clear procedure established by law must be just, fair and equitable. ठीक है इंडियन क्या है प्रोसीजर established by which in the practice made the largely compared to due process. Guardianship of the Indian Constitution is vested in the Supreme Court. Guardian कौन है Supreme Court. ठीक है सेशन डिवीजन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नहीं एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन नहीं है ये हाई कोर्ट के भी पास पावर है चेक करने का सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ इंडिया ठीक है ठीक हाई कोर्ट के बात करेंगे 226 के अंदर ठीक देखो एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन लिख के गलत किया कि नहीं यहाँ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इज ट्रैप ये आप लोग लिखते जाओ Which of the following cases comes under the jurisdiction of the High Court and Supreme Court? High Court and Supreme Court jurisdiction क्या है enforcement of the fundamental rights. एक आर्टिकल बताइए कमेंट सेक्शन में ठीक habeas corpus, mandamus, prohibition, sorcery and quo warranto ठीक 5 तरीके के रेट होते हैं ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देख चुके इसलिए बार बार वीडियो को देखो इसलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सबकी तरफ पढ़ना नहीं है उसको डिकोड करना है इसलिए PYQ डिकोड सीरीज
ठीक है, द एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 131 वेयर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोसेस टू जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़ते हैं, अंडर द विच आर्टिकल of the Constitution of India, Supreme Court safeguard the fundamental rights of the Indian Constitution, ठीक है, safeguard the fundamental rights of the Indian Constitution, आर्टिकल 32, ये हम लोग बार बार पढ़ चुके, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बी आर अम्बेडकर इस आर्टिकल को क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला है, टू इशू सर्टेन रेट टू प्रिवेंशन ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखते हैं कौन कौन सा, हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्जरी व्हिच अपीयर्स टू अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सही जवाब। पार्लियामेंट में बाय लॉ empowers any court or other court within the jurisdiction the power to give to supreme court। कर ही सकता है पार्लियामेंट में, नहीं तो कौन भी, में बाय लॉ कर दिया तो आराम से वो, क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं तो कौन भी वाले फंडे पे चलता है। ये 2023 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, इसीलिए पीवाईक्यू को देखिए, एनालाइज करिए, देखिए कैसे पैटर्न बदल रहा है। जब हम लोग वो यूपीपीसीएस का पेपर फुल लेंथ जब सॉल्व करेंगे तो और बढ़िया से हम लोग देखेंगे और एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो है एप्टीट्यूड के साथ साथ नॉलेज को भी एक्सपेंड करना है। ठीक, हम लोग जल्दी खत्म करेंगे इस सीरीज, फिर पेपर सॉल्व करेंगे फुल लेंथ। चलिए, सब कोई जरूरत नहीं, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law? कौन करता है ये, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, एडवाइजरी ओपिनियन, ये बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक, आर्टिकल 143 क्लॉज 1 में। Under which articles the President of India refers to Supreme Court regarding the process of the appointment and transfer of the judges in the Supreme Court and High Court? कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 143 क्लॉज 1। ये सब हम लोग आर्टिकल ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। The advisory powers of the Supreme Court of India, it implies that advise the Supreme Court on the issue of law fact which are public importance। ठीक, यही आंसर है। आराम से देखो, पढ़ो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं करेगा, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन देख, ऑल लगा के एक्सप्लेन किया ना, ये गलत। फिर पढ़ते हैं, एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल मैटर, ये कहाँ है, ये कहाँ करेगा सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस ऑल ऑफ द अबव नहीं, ये है एडवाइसेस टू द प्रेसिडेंट ऑन द इशू ऑफ लॉ और द फैक्ट ऑफ विच फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक, देखोगे ये आंसर दिखने लगेगा, इतना पीवाईक्यू को रिसर्च कर लो, पेपर में देखते ही आंसर पता चल जाए यही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ओथ के बारे में क्वेश्चन है। आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉ। ये कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये आप प्रेसिडेंट का ओथ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और गवर्नर का ओथ पढ़ लेना। ठीक, वैसे जरूरत नहीं है, हर शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल हम लोग किए थे तो ऊपर देखे भी थे ओथ कहाँ मेंशन है किसका। अंडर द विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड Migrant Determination of Tribunals Act 1983 as unconstitutional for the violation of state duty at center, क्या है, आर्टिकल 355। अब आर्टिकल यहाँ देख लो, और यहाँ आर्टिकल आ गया तो हम लोग रिसर्च करेंगे। 355 क्या है, यूनियन की ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करना स्टेट को फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल। 256 क्या है, स्टेट इंश्योर करेगा कंप्लायंस ऑन द पार्लियामेंट्री लॉ एंड एग्जिस्टिंग यूनियन लॉ। 257 क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर मस्ट नॉट इम्पीड प्रेजुडिस एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, एक्ट दैट वाज इंकरेजिंग द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इनटू द इंडिया as long as the law remained in force the center was unable to discharge its responsibility under article 355 to protect India। ठीक है, इसलिए ये डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 355 पढ़ ही चुके हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। टीडी सेट जजमेंट कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपीलेट ट्रिब्यूनल्स, टीडी सेट established by the amendment made by the 1997 in the year। ठीक, प्रोवाइड एजुकेशन एंड डिस्प्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ठीक, कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है पर्सनालिटी बेस्ड था, उनकी डेथ हुई थी, पूछा था। ठीक है, फातिमा बीबी का, तो जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, दृष्टि का आई दृष्टि का जब आएगा तो उसमें हम लोग ये कवर कर लेंगे, ये ऐसा जो चीज़ है। ठीक, पर्सनालिटी इंग्लिश उससे हमारा हो, ये देखने का जरूरत नहीं है, इसके बारे में थोड़ा पता है। फातिमा बीवी कौन थी, ये 2023 में एक्सपायर हो गई थी, इनका डेथ निधन हो गया था। ठीक है, देखो फातिमा बीवी ये पूछा है 2008 में। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको एक ही जगह कंपाइल करके पढ़ लेते हैं। फातिमा बीवी के बारे में, फर्स्ट वुमेन मुस्लिम वुमेन रीच टू हायर जुडिशरी। ठीक, आफ्टर रिटर्निंग टू सुप्रीम कोर्ट इन 1990 सर्व्ड एज अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर थी एंड 1993 to गवर्नर ऑफ तमिलनाडु थी। ये केरला की गवर्नर है। ठीक, कितना फैक्ट इनके बारे में देख लिए। अब देखो, सुजाता मनोहर सेकेंड वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, ये याद कर लो। ठीक, कभी खेल दिया तो। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा फोर्थ वुमेन, ठीक है, फेमस, ये झारखंड के चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की। थर्ड वुमेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, और जज ऐसे याद कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ने का।
ये भी देखो इन न्यूज़ में थे, डायरेक्ट हिट ये भी मिलेगा आपको जब उस टाइम 2016 के, ठीक है। ये भी कोई जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन को स्किप करना सीखना है, हर क्वेश्चन के पीछे अपना दिमाग नहीं देना। रिसेंटली अपॉइंटमेंट उस टाइम हुए थे तब ये न्यूज़ में था, तो पूछ लिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? रिसेंटली अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस was not earlier judges of the high court, इसका आंसर है ये नॉट बेस्ड ऑन रॉन्ग, ठीक। ये भी था, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द पब्लिक पीआईएल के इंट्रोड्यूस टाइम, ये चीफ जस्टिस कौन था? जस्टिस पीएन भगतपति एक्सेप्ट किए थे पीआईएल का, ठीक है। हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पिटीशन वाज फाइल्ड बाय द पुष्पा कपिला, सी इज नोन एज मदर ऑफ पीआईएल। तो आप देखो मदर ऑफ पीआईएल कौन है? कपिला इन ग्रोनी, ठीक। या चलिए ये चीफ जस्टिस का भी क्रोनोलॉजी देख लेंगे, इधर जो लास्ट 10 साल 20 साल के हैं और स्टार्टिंग के डायरेक्ट हिट सीरीज जब शुरू करेंगे हम लोग उसमें। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशियल यूनिवर्सिटी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट द पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ, चलिए ठीक है। बिकॉज पब्लिक माइंडेड पीपल में सीक द जस्टिस ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज अनेबल टू रीच द सुप्रीम कोर्ट। में क्या गलत लिखा है? पीआईएल किस लिए होता है, हम लोग क्यों करता है कि जो नहीं जिसको जस्टिस मिल पा रहा है उसको जस्टिस दिलाया जा सके, ये करेक्ट। यहाँ बिकॉज लगाओ, ठीक ना। चलिए सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ना है, आंसर पाना है। PIL is the India is essential for the rule of law, ठीक। The public interest litigation provide the effective and access justice to the socially economic weaker section, ठीक। एक एसेंशियल है, लेकिन ये देखो आयोग इसका आंसर डी दिया है, इसका आंसर होना चाहिए डी, लेकिन आयोग इसको एसेंशियल की वजह से लग रहा है ये गलत मान दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाए, ये तो सही लिखा है, गलत लिखा नहीं है। एसेंशियल तो लग रहा है आयोग इसको गलत माना है, ठीक। आयोग इसको डी माना है आंसर, ठीक। डी माना है तो ये सही माना है इसके बारे में, यहाँ बी लिया है लेकिन यहाँ आयोग डी माना है, ठीक। एसेंशियल की वजह से गलत होना चाहिए, लेकिन आयोग का क्या कर सकते हैं, ये आप लोग जब भी आए जिसे नहीं समझ में आए, कुछ नहीं लोग मिल रहा है एसेंशियल की वजह से, देखो यहाँ डी मान लिया है, लेकिन जब भी एसेंशियल वर्ड यूज किया भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप लोग डी ही मारना, ये यहाँ से सीख लिया, ठीक। ये तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन गलत है बना देते। चलिए पढ़ते, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ठीक। PIL and judicial review, it has mainly emerged as a vehicle of the social change through the process of public interest litigation. The status of women in Indian society was glorified by the judgment of court 2003 में, सितंबर 2003 में। द कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक। जल्दी जल्दी वो आंसर है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ते रहेंगे। पढ़ लेते हैं कुछ। द वायलेट्स द इक्वालिटी ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In which of the following cases the Supreme Court observed the CBI Central Bureau Investigation is the Cagot Parrot? Cagot Parrot किसमें बोला था? ये बोला था कोलगेट स्कैम, कोलगेट स्कैम, ठीक। Supreme Court judgment is regarding homosexuality is related to article section 377 of IPC, ठीक है। सिमिलर लुकिंग है ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया लेकिन ये IPC। इंडियन पेनल कोड अब क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन कंटेक्स्ट ऑफ कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन होमोसेक्सुअल, ठीक। अंडर विच लॉ इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए गवर्नर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा तो रिवीजन करने में आसान रहेगा, प्लस बोर नहीं होगी, जल्दी जल्दी आप खत्म हो जाएगा लेक्चर। 1 2 पार्ट ही बचा है, हम लोग अच्छे खासे पार्ट कवर कर चुके हैं और वेरी कम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ तेज बढ़ाना है, ये माइंड में रख के आप लोग केवल रिवाइज करो, वीडियो देख लो 1 2 बार, आराम से जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप टारगेट कर सकोगे। और एक तो जो हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा डायरेक्ट हिट सीरीज, वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। उसका भी 2 4 वीडियो करते करते पूरा सिलेबस को PYQ बेस्ड हम लोग पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। PYQ के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा सिलेबस अपने मुट्ठी में कर लेंगे कि 70 to 75% जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको हम लोग गलत ना कर सके, वो हमारा सही हो जाएगा, करंट हमारा सही हो जाएगा। 80 to 90% तो हम लोग फ्री आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। ज़्यादा किताब के पीछे नहीं भागना है, ठीक ना, ठीक। गवर्नर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।